करार दिया। इसके साथ ही 13 सितंबर 2008 में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश, इंडिया गेट और कनॉट प्लेस में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का भी दोषी करार दिया गया। 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस के L18 के फ्लैट नंबर 104 में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें उत्तराखंड के मूल निवासी और दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। इस केस की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष के वकील ने 70 गवाहों को कोर्ट में पेश किया, जिसमें से 6 चश्मदीद पुलिस के अधिकारी थे। साथ ही शहजाद के सेलफोन के रिकॉर्ड्स, बैलिस्टिक रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया। इसके बाद शहजाद को आईपीसी की धारा 176, 353, 333, 307, 302 के तहत मुजरिम करार दिया गया। सिर्फ आईपीसी की धारा 174A से राहत मिली। इस फैसले के बाद सजा को लेकर बहस होगी। ये बहस 29 जुलाई 2 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद को कितनी सजा मिलेगी। शहजाद के वकीलों के पास अभी भी उच्च न्यायालयों में जाने का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन आज के फैसले से 2 बातें जरूर साफ हो जाती है। अव्वल तो ये कि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत जाया नहीं गई, और दूसरा ये बाटला एनकाउंटर के ऊपर सियासी सवाल दागने वालों को उनका कानूनी जवाब आज जरूर मिल गया। दिल्ली गैंगरेप मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी पर फैसला 5 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप की वारदात हुई थी, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया था। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली के बसंत विहार में चलती बस में गैंगरेप के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला 5 अगस्त तक के लिए टल गया है। इस मामले में एक आरोपी घटना के वक्त नाबालिग था। उसके मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। गैंगरेप के मामले में पुलिस ने दावा किया था कि नाबालिग न केवल रेप में शामिल था, बल्कि उसने युवती के साथ सबसे ज्यादा हैवानियत भी की थी। इस मामले में आरोपी का कहना है कि वह उस समय बस में मौजूद ही नहीं था और उसे पुलिस ने फंसाया है। आपको बता दें कि दिल्ली में चलती बस में हुए गैंगरेप के मामले में 4 अन्य आरोपी मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर पर दिल्ली के साकेत स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अनिल यादव को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया तलब। यूपी पीसीएस में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने के बाद से विवादों में रहे हैं अनिल यादव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अनिल यादव को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार की दोपहर तलब किया। पीसीएस परीक्षा में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने से विवादों में आ गए हैं अनिल यादव। अनिल यादव तब विवादों में आए जब उन्होंने पीसीएस परीक्षा में नई व्यवस्था लागू कर दी। इसके बाद से इलाहाबाद में जमकर हुई हिंसा और तोड़फोड़, फिर मामला कोर्ट में गया, जिसमें कोर्ट ने नए नियम पर रोक लगाकर इंटरव्यू पर 10 दिन की रोक लगा दी। सूत्रों की माने तो अनिल यादव से सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव खासे नाराज बताए जा रहे हैं। उसी के तहत ही अनिल यादव को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तलब किया है। इतना ही नहीं, अनिल यादव के इस फैसले पर जहां उत्तर प्रदेश सरकार के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया, वहीं माना यह भी जा रहा है कि सरकार आरक्षण के मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। यूपी के नाफरमान अफसरों की अब खैर नहीं, क्योंकि ऐसे अफसरों पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नाराजगी की गाज गिरने वाली है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अफसरों का काम है सरकार और जनता को सहयोग देना, लेकिन ये अफसर काम में रुकावट पैदा करते हैं और ऐसे अफसरों को अफसर रहने का भी कोई हक नहीं है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये सारी बातें यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर समिट के शुभारंभ के मौके पर कही। लखनऊ में आयोजित यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2013 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अफसरों को सख्त चेतावनी दी है। सीएम ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में होने वाले काम में बाधा करने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने ये भी कहा कि मुलायम सरकार में निवेश का माहौल बना था, उद्यमियों को खासी राहत भी दी जाती थी, लेकिन जब बीएसपी सरकार आई तो उस सरकार के दौरान उद्यमियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं बंद कर दी गई। यही नहीं, बीएसपी सरकार में यूपी में उद्योगों का सफाया हो गया, क्योंकि बीएसपी सरकार में अलग तरह की फीस ली जाती थी। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि अब सपा सरकार में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि निवेश का बेहतर माहौल बनाया जा सके और सूबे में निवेश को बढ़ावा मिल सके। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की मुहिम में जुटे अखिलेश यादव भले ही ये दावा कर रहे हो कि उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में विकास में सबसे आगे होगा, लेकिन लगातार जिस तरह के सवाल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ब्यूरोक्रेसी पर उठा रहे हैं, कहीं ये ब्यूरोक्रेसी ही उनके ख्वाबों पर पानी न फेर दे और सूबे में निवेश का बेहतर माहौल बनाने का ये सपना ही न रह जाए।
मायावती के घर के आगे का पुल जरूर बनेगा। केंद्र की एनओसी मिलते ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। ये दावा किया है यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। मौका था 3700 करोड़ की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन का। मौका सियासत का भी था और सपा नेताओं ने इसका भरपूर फायदा उठाया। मौका था यूपी की 3700 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं के उद्घाटन का। बिजली, सड़क और पुलों की इन योजनाओं की शुरुआत की खुद मुख्यमंत्री ने। साथ में मौजूद थे कैबिनेट के कई वरिष्ठ सहयोगी। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग ने करीब 29 लाख का चेक उत्तराखंड आपदा के लिए दिया। लोक निर्माण मंत्री ने अपने विभाग का जमकर बखान किया। माया सरकार पर निशाना साधने का मौका भी नहीं छोड़ा। कहा पिछली सरकार में बिगड़े अधिकारियों की आदत सुधारने में समय लग गया, अब काम हो रहा है। साथ ही लोक निर्माण मंत्री ने अधूरे पड़े पुलों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। यूपी के मुख्यमंत्री ने बिजली, सड़क और पुल की कई योजनाओं का शिलान्यास किया। अगर योजनाओं की बात की जाए तो यूपी में 1141 करोड़ के 221 उपकेंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसके अलावा पुल और सड़क की 2300 करोड़ की परियोजनाएं भी शुरू की गई। यूपी के मुख्यमंत्री ने भी पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक बार फिर कहा कि मायावती के घर के पास का पुल हर हाल में बनाया जाएगा, बस इंतजार है केंद्र सरकार की एनओसी का। अखिलेश यादव की मौजूदगी में यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने छत्तीसगढ़ की पीटीसी कंपनी से बिजली खरीदने का करार किया। करार के मुताबिक 25 साल तक पीटीसी यूपी को 309 मेगावाट बिजली देगा। अखिलेश सरकार ने जनता को विकास योजनाओं की सौगात दी, लेकिन ये बताना भी नहीं भूले कि विकास सिर्फ समाजवादी पार्टी सरकार में ही होता है, लाजमी भी है लोकसभा चुनाव जो नजदीक है। अमेठी जिले के रामगंज त्रिशुंडी स्थित सीआरपीएफ कैंप के ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह। उद्घाटन के दौरान अमेठी सांसद और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे, जहां राहुल और सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सीआरपीएफ की हर जगह हर संभव मदद मिलती है। लोगों को संबोधित करने के बाद दोपहर लगभग 2 बजे राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गुरुवार को केदारनाथ में मृत हुए प्राइवेट हेलीकॉप्टर के पायलट और टेक्नीशियन को श्रद्धांजलि दी। इस दुर्घटना पर शोक जताया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि खराब मौसम में राहत कार्य करने वाले पायलट साहस के साथ काम कर रहे हैं। गुरुवार को दोपहर 12 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड में बुधवार को केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से शहीद हुए पायलट व टेक्नीशियन को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव सुभाष कुमार, प्रमुख सचिव राकेश शर्मा भी श्रद्धांजलि देने वालों में शामिल थे। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश जारी कर दिए हैं कि पायलट पर किसी भी तरीके के दबाव नहीं बनाया जाए और पूरी तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ान पायलट के विवेक पर छोड़ दिया जाए। वहीं देर शाम दोनों शहीदों के पार्थिव शरीरों को देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया, जहां से पायलट के पार्थिव शरीर को नोएडा और टेक्नीशियन के पार्थिव शरीर को पटना के लिए रवाना कर दिया गया है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा न दिए जाने संबंधी खत का विरोध किया है। उनका कहना है कि कुछ खास मानसिकता के लोगों ने इस संबंध में पत्र लिखा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हां, उत्तराखंड भाजपा के कद्दावर नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मोदी को अमेरिका का वीजा न दिए जाने संबंधी खत का विरोध किया है। उनका कहना है कि कुछ खास मानसिकता के लोगों ने इस तरह की चिट्ठी लिखी है, जो कि भारतीय राजनीति के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के न सिर्फ मुख्यमंत्री है बल्कि देश के लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन कुछ खास मानसिकता के लोग उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा देने से अमेरिका पहले भी इनकार कर चुका है और अब सांसदों द्वारा इस संबंध में चिट्ठी लिखने का मामला तूल पकड़ रहा है। यही वजह है कि उत्तराखंड बीजेपी के नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अपनी जनतंत्र यात्रा को लेकर समाज सेवी अन्ना हजारे गुरुवार को बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने जिला परिषद सभागार में लोगों को संबोधित किया। अन्ना हजारे अपनी जनतंत्र यात्रा लेकर बदायूं पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। अन्ना ने लोगों से कहा कि जन लोकपाल लाने के लिए वो उनका साथ दें और भ्रष्ट लोगों को संसद में न जाने दें। पत्रकारों से बात करते हुए अन्ना हजारे ने कहा, जब बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग साथ थे तब उन्हें इतना बड़ा समर्थन नहीं था, जबकि आज उनके साथ सबसे अधिक लोग हैं। आपको बता दें कि बदायूं में अन्ना हजारे का रोड शो भी होना था, लेकिन भारी बारिश के चलते
रोड शो रद्द करना पड़ा। आजमगढ़ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने और प्रदेश सरकार के लचीले रवैये के नाते आज धरने पर बैठे परिवार का आजमगढ़ में मिला जुला असर रहा। बसपा के पूर्व विधायक शिवपुर सिंह की निर्मम हत्या के 7वें दिन विधायक की बेवा वंदना और भाई संतोष सिंह आज जियनपुर में धरने पर बैठ गए हैं। इनकी 4 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुख हत्या की सीबीआई जांच, परिवार को सुरक्षा और पुलिस की गोली में मारे गए लोगों को मुआवजा तथा आगजनी तोड़फोड़ में गलत तरीके से लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने से उनके नाम की वापसी को लेकर है। इस मामले में पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अलबत्ता पुलिस के आला अधिकारी अपने बयान से मुकरते ही दिखे, जिसकी जनपद में चर्चा जोरों पर है। देखना ये होगा कि इस धरने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार क्या रुख अपनाती है, क्या परिवार वालों को न्याय मिल पाएगा, इसकी चर्चा आमो खास है। कुछ को ये उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और कुछ ये कहते हैं कि सरकार की ढुलमुल रवैये की वजह से न्याय नहीं मिल पा रहा है। कई दिन पूर्व मेरठ में हुए नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा की सैकड़ों महिलाओं ने एसएसपी मेरठ का घेराव किया और छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के चौथे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मेरठ में गत दिनों पूर्व एक 12वीं की छात्रा को उसके फेसबुक फ्रेंड ने अगवा कर अपने दोस्त व बीएसपी नेता के फ्लैट पर ले जाकर 4 लोगों ने मिलकर छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसमें पुलिस ने बीएसपी नेता अमित भड़ाना समेत छात्रा के फेसबुक फ्रेंड शोभित गुजर व एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि चौथा आरोपी गौरव गुजर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला मोर्चा की सैकड़ों महिलाओं ने एसएसपी का घेराव किया। साथ ही इन महिलाओं ने मेरठ में बढ़ रही छेड़छाड़ की वारदातों को रोकने के लिए भी पुलिस से अपील की और ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों की कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की, ताकि ऐसा करने वाले अपराधियों के दिल में खौफ पैदा हो जाए। उधर एसएसपी ने अपने कार्यालय में महिलाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि पीड़िता के 164 के बयान कराए जा चुके हैं, जिसमें चौथे आरोपी गौरव गुजर का नाम सामने आया है, जिसे 3 दिनों के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगरा का बहुत चर्चित नेहा शर्मा हत्याकांड की जांच परिजनों की मांग पर प्रदेश सरकार ने आखिरकार सीबीआई को सौंप दी। आपको बताते चले, विगत 15 मार्च को थाना न्यू आगरा इलाके के दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की लैब में नेहा शर्मा की हत्या हुई थी। नेहा शर्मा की हत्या का मामला थाना न्यू आगरा इलाके के दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का है। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से नैनो बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी कर रही नेहा शर्मा की हत्या 15 मार्च को लैब के अंदर बड़ी ही बेरहमी से कर दी गई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को उदय और संधू को जेल भेज चुकी है, लेकिन नेहा की हत्या की गुत्थी पूरी तरह से नहीं सुलझी। नेहा के परिजनों की मांग पर इस हत्याकांड की जांच शासन ने सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई शोध छात्रा की हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए सबूत जुटाएगी। इस हत्याकांड में शामिल और हत्यारों को सामने लाएगी। दयालबाग कॉलेज के छात्र और छात्राओं को लगता है कि शायद सीबीआई की जांच के बाद और भी इस हत्या के जुड़े पहलू सामने आएंगे। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते 2 आरोपियों को जेल भी भेज चुकी है। यही नहीं, पूर्व में पुलिस नेहा शर्मा हत्याकांड से जुड़े 2 आरोपियों को जेल भी भेज चुकी है, लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि सीबीआई की जांच में और भी तथ्य जो छुपे हुए हैं वो सामने आ सकते हैं। लखनऊ के महानगर थाने के अंतर्गत 10 दिन पूर्व गायब हुई 16 वर्षीय युवती के परिवार वालों ने पड़ोसी वकील के ऊपर लड़की भगाने का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने समझाने बुझाने का प्रयास किया, पर न मानने पर लड़की पक्ष के लोगों के ऊपर जमकर लाठियाबाजी। लखनऊ के महानगर इलाके में 10 दिन पूर्व लापता 16 वर्षीय युवती रीना यादव के परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए अपने पड़ोसी मुकुल मिश्रा, जो पेशे से वकील है, कहा कि उनके घर पर अपने लड़की की आवाज सुनाई दी है। जहां रीना के पिता और पड़ोसियों ने जब वकील साहब से इस बारे में बात की तो उन्होंने रीना के घर पर होने की बात से इनकार कर दिया और रीना के परिवार के लोगों ने जब घर में तलाशी लेने की बात कही तो मामला गर्म हो गया। गुस्साए रीना के परिवार वालों ने फैजाबाद रोड जाम कर दिया और पुलिस, जो कि शुरू से ही मामले को नकारने में जुटी थी, उसने मौके पर आकर जमकर लाठियाबाजी। हालांकि वकील साहब के घर पर तलाशी ले ली गई है और पुलिस इस मामले की जांच में और रीना की तलाश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद इलाके के तनाव को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। वहीं लड़की की तलाश में पुलिस जुट गई है। कानपुर में लड़की को पुलिस से छेड़खानी की शिकायत करना उस समय महंगा पड़ा।
जब इंजीनियरिंग के छात्रों ने घर में घुसकर लड़की समेत पूरे परिवार को जमकर पीटा और कपड़े फाड़े। कानपुर के थाना नवाबगंज इलाके में रहने वाले अजय यादव के परिवार पर उस समय कहर टूट पड़ा जब उसकी लड़की ने एचबीटीआई के छात्र द्वारा अक्सर की जा रही छेड़खानी की शिकायत पुलिस में कर दी। एचबीटीआई के छात्रों ने लड़की के घर में घुसकर मारपीट की और उनके कपड़े फाड़कर अश्लीलता की। इस शर्मनाक घटना के बाद भी पुलिस ने किसी भी अधिकारी ने पीड़ितों की जानकारी तक लेना उचित न समझा। मीडिया ने जब अधिकारी से घटना के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा एसएसपी का आदेश है कि मीडिया से कोई बात नहीं करेगा। लड़की की शिकायत पर अगर थाना पुलिस तुरंत कार्रवाई कर देती तो शायद ये शर्मनाक घटना न होती। मैनपुरी में एक युवक को 3 डिजिट के नंबर से आई कॉल से प्राचीन काल के भीमसेन मंदिर और मां शीतला देवी मंदिर को ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे कॉल के बाद